Welcome back in Sono Study Point. Welcome to all in Sono Study Point. Today we are going to discuss a new topics दिल्ली सल्तनत। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दिल्ली सल्तनत की कितने वंश शासन की, जिसमें से आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली पर सबसे पहला जो वंश आया जिसको गुलाम वंश, दूसरा हमारा खिलजी वंश, तीसरा हमारा तुगलक वंश, फोर्थ हमारा सैयद वंश और पांचवा हमारा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंश आए। जो पहला वंश जो है गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किए और इस वंश को दास वंश के नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है और ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस वंश में कौन कौन से शासक आए और कितने वर्षों तक शासन किए, उनका प्रमुख कार्य क्या हुआ। तो सबसे पहले गुलाम वंश, आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा डेट। तो दिल्ली सल्तनत हमारा ये टॉपिक्स है, जिसमें से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला, जिसमें से दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आया गुलाम वंश, जिसको दास वंश के भी नाम से जाना जाता है और ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पहला पॉइंट जो है, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम तथा विश्वासी था। जैसा कि आप लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम विश्वासी इसलिए बोला गया था क्योंकि जब इंडिया पर पृथ्वीराज चौहान को जब हराया गया था द्वितीय तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में, तो उस समय मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से ही पृथ्वीराज चौहान को हराए थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही प्रमुख हो जाते हैं। जब कुतुबुद्दीन की 1206 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका जो शासन जो है चलाने का काम जो करते हैं उनके विश्वासी कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम दास वंश के स्थापना करता है और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ की जब शासन चलाते हैं तो यहाँ दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वह लाहौर स्थापित करते हैं। और पिछले क्लास में और भी डिस्कस किए थे कि मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक अपनी वैवाहिक नीति से उसको एक अच्छे तरह से मैनेजमेंट किए, जिसमें से यलदौज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह हुआ, कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करवाए और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। ये कुशल वैवाहिक नीति के माध्यम से अपने शासन प्रशासन को बढ़ाने का काम किए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ दिल्ली की सल्तनत के जब राजा बनते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बनने से पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। पूछा जाता है कि कौन ऐसे राजा दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं किए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रमुख स्मारक इनके हैं, जिसमें से कुतुब मीनार का जो नींव है, कुतुब मीनार का जो नींव है वो जो दिल्ली में अवस्थित है और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है जो अजमेर में अवस्थित है, इनका जो निर्माण जो स्टार्टिंग करने का काम किए वो कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के उपाधि से भी जाना जाता है। ये लाख बख्श इसलिए जाना जाता था
चूँकि वह लोगों को लाखों लाख में दान दिया करते थे, इसलिए लोग उन्हें लाख बख्श के नाम से भी कहकर पुकारते थे। फिर 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, जिसको हम लोग अभी पोलो के नाम से जानते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की कौन ऐसे राजा हुए जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें आगरा में दफनाया जाता है। इसके बाद इनका जो पुत्र हुए आराम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं 1210 ईस्वी में, और उनका मात्र 8 महीना तक ही दिल्ली सल्तनत पर वह शासन किए, और 8 महीना के बाद इल्तुतमिश द्वारा इनकी हत्या कर जाती है। और हत्या जब करवाई जाती है तो फिर दिल्ली सल्तनत पर जो शासन का जो जिम्मेवारी हो जाता है वो इल्तुतमिश के हाथों आ जाती है। तो कहने मतलब ये हो गया कि आराम से मात्र 8 महीना तक शासन किया और ये आराम से आया और आराम से चला भी गया। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कौन ऐसे शासक जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अल्प समय तक रहे, तो वह हो जाएगा आराम शाह, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी। अब हम आते हैं इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा इसको हम समझेंगे कि सबसे पहले इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम तथा दामाद होता। गुलाम करने का सेंस ये होता था कि वह सबसे पहले विश्वासी अधिकारी होते थे, उसी को गुलाम कहा जाता था। और जैसे कि आपको पता है कि कुशल वैवाहिक नीति के द्वारा से वो अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवाया। ऐबक के समय वह बदायूं का गवर्नर था, और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हुए। इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक करने का सेंस ये हो गया कि मुस्लिम साम्राज्य को और एक नए तरीके से प्रचार प्रसार करना और एक मुस्लिम समाज को सही तरह से दिल्ली सल्तनत पर स्टैंड अप करना, इस जो मेन जो मतलब उपलब्धि दिया जाए तो वह इल्तुतमिश के ही माध्यम से। समझेंगे आगे क्या होता है। सबसे पहले वह राजा जब बनते हैं तो उनके चारों तरफ बहुत सारे घोर विरोधी आते हैं, बहुत सारे वो अपोजिशन वाले, जैसा कि जानते हैं कि यल्दौज और कुबाचा भी इनके अगेंस्ट में थे। सबसे पहले कुछ नियम दिल्ली के अमीरों का वह दमन किए। क्योंकि दिल्ली के अमीरों का दमन करने का सेंस यह हो गया, जब ऐबक की मृत्यु होती है तो दिल्ली के जो अमीर घराने के थे वह डायरेक्टली जो है आराम शाह को वहाँ का राजा बना देते हैं। तो सबसे पहले वह दिल्ली के अमीरों का वह दमन करते हैं, फिर यल्दौज और कुबाचा का हत्या करते हैं, फिर एकता प्रणाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकता प्रणाली क्या होता है? तो एकता प्रणाली ये होता था कि जमींदारों को जमीन उपलब्ध करवा देना, और जमीन उपलब्ध करवा देने के बाद जो भी वो चीज़ उस पर रोकते थे वह टैक्स के तौर पर जब लिया जाता था, उसी को एकता प्रणाली कहते हैं। तो पूछा जाता है कि एकता प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा हुई, तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर 40 अमीरों के दल का गठन, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले एक नियम लाए जिसमें से जो उस दिल्ली सल्तनत में जो बड़े बड़े अमीर थे, तो 40 अमीरों का एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से भी जाना जाता। पूछा जाएगा कि तुर्कान-ए-चहलगानी में टोटल कितने सदस्य हुए, तो ऑप्शन मिलेगा 20, 30, 40, 50। तो हमारा सही आंसर 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। अरबी सिक्का तो पहले भी चलवाया गया महमूद गजनवी के माध्यम से, लेकिन वह शुद्ध अरबी सिक्का नहीं था। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया,
जिसमें से चांदी का टंका और तांबा का जितन, ये शुद्ध अरबी सिक्का थे। अगला जो है खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि प्राप्त करना, और ये खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि प्राप्त करते हैं जब वो राजा बनने के कुछ समय के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट के माध्यम से इन्हें सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद कुतुब मीनार का तो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन कंप्लीट करने का जो श्रेय है वह इल्तुतमिश को दिया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाने का जो श्रेय है वह इल्तुतमिश को दिया जाता है। और इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। सेम वही कंडीशन हो गया, जैसे ऐबक की मृत्यु होती है तो तुरंत अल्पकाल के लिए समय हमारा ये आराम साहब बैठ जाता है। सेम उसी प्रकार से जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उनके जो पुत्र हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह वह गद्दी पर बैठ जाते हैं अल्प समय के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो है अपने पुत्र को राजा ना बनाकर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को वह वहाँ का शासिका बनाना चाहते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका जो पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह वह वहाँ के जो अमीर जो व्यक्ति है उनको फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं, तुरंत कुछ दिनों के बाद वहाँ पर गद्दी से तत्पदस्थ करके रजिया सुल्तान वहाँ के शासिका बन जाती है। और इतिहास में एक नाम दर्ज हो जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, वह रजिया सुल्तान। तो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1236 में जब, चूँकि जैसा कि जानते हैं कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्पकाल कुछ समय के लिए वह राजा बनते हैं। लेकिन उनको हटाकर रजिया सुल्तान पुनः 1236 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठती है और 4 साल के लिए वह गद्दी पर बैठी रहती है। फिर इसके बाद 4 साल के बाद क्या होता है फिर आगे के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को वॉल्यूम 1 के नाम से जाना जाता है। अगला जो वीडियो करेंगे वॉल्यूम 2 से। तो आप लोग को अगर कहीं पर समझ में नहीं आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें। थैंक यू।